जब कोई इंसान खुद को समाज के निचले पायदान पर महसूस करता है तो उसका शरीर हार स्वीकार कर लेता है। कंधे झुक जाते हैं, सीना सिकुड़ जाता है और नज़रें ज़मीन की तरफ झुक जाती हैं। हताशा की इस शारीरिक मुद्रा को अक्सर आधुनिक दुनिया की प्रतिस्पर्धा या मानसिक तनाव का एक अस्थायी परिणाम माना जाता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन इस मुद्रा को हमारे जैविक इतिहास के एक गहरे प्रमाण के रूप में देखते हैं। इस प्रमाण की जड़ें तलाशने के लिए हमें 35 करोड़ साल पीछे समुद्र के अंधेरे तल की यात्रा करनी होगी, जहां हमारा सामना केकड़ों से होता है। ये जीव समुद्र तल पर संसाधनों के लिए एक दूसरे के साथ जीवन मरण के संघर्ष में जुटे रहते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि इन केकड़ों का तंत्रिका तंत्र इतना सरल है कि जीत और हार के दौरान उनके भीतर होने वाले रासायनिक बदलावों को साफ तौर पर देखा और मापा जा सकता है। ये संघर्ष साबित करता है कि सामाजिक पदानुक्रम की जड़ें करोड़ों सालों के विकासवाद से निकलकर हमारे स्वभाव का हिस्सा बनी हैं, जो केकड़ों से लेकर इंसानों तक समान रूप से काम करती हैं। इस जैविक तंत्र का मुख्य हिस्सा है सेरोटोनिन। जीतने वाले केकड़े में इसका स्तर बढ़ता है, जिससे वो आश्वस्त होकर शरीर तान लेता है। हारने वाले केकड़े में ऑक्टोपमाइन हावी हो जाता है, जिससे वो सिकुड़कर भागने के लिए तैयार बतासे हो जाता है। केकड़ों और इंसानों की न्यूरोकेमिस्ट्री के बीच ये समानता दिखाती है कि हमारी भावनाएं प्राचीन जैविक ढांचों से जुड़ी हैं। हमारे मस्तिष्क के आधार में एक अत्यंत प्राचीन कैलकुलेटर मौजूद है, जो लगातार समाज में हमारी हैसियत और सुरक्षा का आकलन करता रहता है। यदि आप झुककर और नज़रें नीची करके चलते हैं तो ये कैलकुलेटर आपके शरीर में सेरोटोनिन की उपलब्धता को बाधित कर देता है, जिससे आप तनावपूर्ण स्थितियों में और भी अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। झुकी हुई शारीरिक मुद्रा आपके ही मस्तिष्क को एक रासायनिक चक्र में फंसा देती है, जहां कम सेरोटोनिन का अर्थ है अधिक डर, कम आनंद और बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता। अस्तित्व की संरचना को हम दो परस्पर विरोधी शक्तियों के संगम के रूप में देख सकते हैं, व्यवस्था और अव्यवस्था। व्यवस्था वो परिचित क्षेत्र है जहाँ चीज़ें हमारी उम्मीदों के अनुसार काम करती हैं। ये हमारा घर, हमारे नियम और हमारा समाज है जो हमें सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं। इसके विपरीत अव्यवस्था वो अज्ञात क्षेत्र है जो तब सामने आता है जब सब कुछ बिखर जाता है, जैसे अचानक आया कोई बड़ा संकट या धोखा जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। जब शरीर में सेरोटोनिन का स्तर कम होता है तो हमारा तंत्रिका तंत्र अव्यवस्था को एक असहनीय खतरे के रूप में देखने लगता है, जिससे जीवन की हर चुनौती भारी पड़ने लगती है। व्यवस्था की सुरक्षा और अव्यवस्था की संभावनाओं के बीच संतुलन बनाना ही एक सार्थक जीवन का आधार है, और इस संतुलन की शुरुआत आपकी शारीरिक मुद्रा से होती है। डॉक्टर पीटरसन का पहला नियम है कंधे तानकर सीधे खड़े हों। ये सलाह हमारे तंत्रिका तंत्र को साहस और सक्रियता की मुद्रा में ढालने की एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। स्वेच्छा से अपनी मुद्रा को सीधा करने का अर्थ है अपने शरीर और दुनिया को ये संकेत देना कि आप जीवन की भयानक चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। ये मुद्रा स्वयं को एक लाचार पीड़ित मानने के विचार को त्यागने और अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी स्वयं उठाने का एक सक्रिय निर्णय है। प्राचीन कथाओं में नायक हमेशा वो होता है जो स्वेच्छा से अज्ञात अव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाता है। डेविड की ये अडिग मुद्रा उस निडरता को दर्शाती है जो किसी भी बड़े संकट का सामना करने के लिए आवश्यक है। जीवन में संघर्ष और पीड़ा से बचना असंभव है, लेकिन सीधे खड़े होकर आप उस पीड़ा को एक सार्थक उद्देश्य में बदलने की शक्ति जुटा पाते हैं। कंधे तानकर सीधे खड़े होने का वास्तविक अर्थ है अव्यवस्था के बीच अपनी जिम्मेदारी को साहस के साथ स्वीकार करना, ताकि आप अपने जीवन और समाज में एक संतुलित स्थान बना सकें। भीड़-भाड़ वाले एयरपोर्ट या किसी डिनर पार्टी में अक्सर एक ही नज़ारा दिखता है। एक 3 साल का बच्चा जमीन पर लेटकर चीख रहा है और उसके माता-पिता असहाय होकर उसे देख रहे हैं। इस तरह की बेबसी आजकल कई परिवारों में एक सामान्य स्थिति बन गई है। माता-पिता अक्सर इस डर से अनुशासित नहीं कर पाते कि कहीं वे अपने बच्चे की नज़रों में बुरे ना बन जाएं या उसकी दोस्ती ना खो दें। प्यार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के प्रयास में वे अनजाने में बच्चे को उसके सबसे अनियंत्रित और आक्रामक रूप में ही छोड़ देते हैं। इस समस्या की जड़ें 18वीं सदी के एक दार्शनिक विश्वास में छिपी हैं। ये धारणा कि बच्चे जन्म से पूरी तरह शुद्ध होते हैं और केवल समाज के नियम उन्हें बिगाड़ते हैं। जॉन जैक्स रूसो ने इस विचार को दुनिया के सामने रखा, जबकि उन्होंने स्वयं अपने 5 बच्चों को जन्म के बाद अनाथालय में छोड़ दिया था। यही रूमानी सोच आज भी माता-पिता को ये विश्वास दिलाती है कि कोई भी नियम बच्चे की स्वाभाविक प्रकृति को दबा देता है। ऐतिहासिक अनुभव बताते हैं कि स्पष्ट सीमाओं के बिना बच्चे स्वतंत्र होने के बजाय अधिक आक्रामक और बेचैन हो जाते हैं।
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो शांति कोई प्राकृतिक शुरुआत नहीं है, इसे मेहनत से सीखना और अर्जित करना पड़ता है। जैविक रूप से आक्रामकता इंसान की शुरुआती स्थिति है। सांख्यिकीय रूप से 2 साल के बच्चे सबसे अधिक हिंसक व्यवहार करते हैं। वे बिना सिखाए मारना, काटना और खिलौने छीनना जानते हैं। जब एक बच्चा अपनी माँ के चेहरे पर मारता है तो वो वास्तव में ये परीक्षण कर रहा होता है कि उसे किस हद तक अपनी मनमानी करने की अनुमति है। बच्चे की आक्रामकता बाहर की ओर तब तक फैलती है जब तक उसे अनुशासन का कोई ठोस प्रतिरोध ना मिले। बिना इस प्रतिरोध के बच्चा कभी भी अपनी आंतरिक इच्छाओं और आवेगों को व्यवस्थित करना नहीं सीख पाता। इसका परिणाम ये होता है कि बच्चा समाज में घुलने मिलने के बजाय अपनी ही बेकाबू आवेगों का गुलाम बनकर रह जाता है। अनुशासन की ये कमी घर के भीतर माता पिता के मन में बच्चे के प्रति एक गुप्त द्वेष पैदा कर देती है। ये द्वेष उन्हें भावनात्मक रूप से बच्चे से दूर कर देता है, जिससे वे उसकी छोटी छोटी सफलताओं पर भी खुलकर खुशी नहीं जता पाते। घर की चारदीवारी के बाहर ये अनियंत्रित व्यवहार बच्चे के लिए और भी बड़ी समस्याएं खड़ी करता है। जब अन्य बच्चे उसे आक्रामक पाते हैं तो वे उसके साथ खेलने से बचते हैं और शिक्षक भी उसे देखकर स्वाभाविक खुशी महसूस नहीं कर पाते। घर पर एक छोटे से टकराव से बचने का माता पिता का फैसला बच्चे को अंततः सामाजिक अलगाव और अकेलेपन की ओर ले जाता है। माता पिता को समाज और बच्चे के बीच एक मध्यस्थ यानी मीडिएटर की भूमिका निभानी चाहिए। नियमों की संख्या कम रखें और उन्हें केवल उन आदतों तक सीमित रखें जो समाज में बच्चे की स्वीकार्यता बढ़ा सके। गलत व्यवहार सुधारने के लिए न्यूनतम आवश्यक बल का प्रयोग करें, जैसे एक क्रोधित बच्चे को तब तक शांत होने का समय देना जब तक वो दूसरों के बीच बैठने लायक ना हो जाए। बीएफ स्किनर ने गौर किया था कि सजा देने से कहीं अधिक कठिन काम बच्चे को सही समय पर पुरस्कृत करना है। इसके लिए बच्चे के व्यवहार पर पैनी नजर रखें और जैसे ही वो कुछ अच्छा करे उसे तुरंत प्रशंसा या पुरस्कार दें। उचित अनुशासन वास्तव में दया और भविष्य की सुरक्षा का एक सावधानीपूर्वक किया गया मेल है। बच्चे को अनुशासित करना और उसके तात्कालिक क्रोध को सहना माता पिता के लिए एक थका देने वाली जिम्मेदारी है। घर का अनुशासन सुरक्षित होता है, जबकि बाहरी दुनिया बच्चों की गलतियों को सीधे बहिष्कार के साथ दंडित करती है। ये चुनाव आपका है, या तो आप स्वयं अपने बच्चे को सही राह दिखाएं या फिर ये काम इस बेपरवाह और कठोर दुनिया पर छोड़ दें। अपने बच्चे को ऐसा कुछ भी ना करने दें जिससे आप स्वयं उसे नापसंद करने लगें। उसे एक बेहतर इंसान बनाना ही आपके प्यार का सबसे गहरा प्रमाण है। जब आप अपने लैपटॉप को देखते हैं तो आपको क्या नजर आता है? शायद एक चपटा सलेटी रंग का बॉक्स, एक स्क्रीन और एक कीबोर्ड। ये लैपटॉप असल में कारखानों और अदृश्य प्रणालियों के एक विशाल वैश्विक नेटवर्क का भौतिक सिरा है। जिसे हम एक स्वतंत्र मशीन समझते हैं, वो वास्तव में हजारों मील दूर सक्रिय एक जटिल पदानुक्रम यानी हायरार्की का हिस्सा है। इस पूरे जाल को सक्रिय रखने के लिए पावर ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइनों का एक विशाल बुनियादी ढांचा चाहिए। हम अक्सर इसे तब तक अनदेखा करते हैं जब तक ये सुचारू रूप से चलता रहता है। ये पूरी व्यवस्था आपसी विश्वास के एक सामाजिक अनुबंध और स्थिर अर्थशास्त्र पर टिकी है। बिना इस भरोसे के ना तो ग्रिड काम करेगा और ना ही ये तकनीक आप तक पहुंचेगी। 1960 के दशक के अपोलो मून मिशन में जिस कंप्यूटिंग शक्ति ने इंसान को चांद पर पहुंचाया, उससे कहीं अधिक तकनीक आज हमारे हाथों में है। हमने इतनी तीव्र जटिलता को बहुत ही कम समय में अपना सामान्य दैनिक जीवन मान लिया है। जब तक ये तमाम अदृश्य प्रणालियां अपना काम करती हैं, हमें दुनिया एक सुरक्षित और सरल व्यवस्था यानी ऑर्डर लगती है। लेकिन फिर अचानक बिजली चली जाती है या स्क्रीन काली हो जाती है। विफलता के उस क्षण में सुरक्षित व्यवस्था का भ्रम टूट जाता है। जो जटिलता अब तक पर्दे के पीछे थी, वो अचानक एक अनिश्चित अराजकता, केओस बनकर हमारी चेतना पर हावी होने लगती है। ठीक यही स्थिति मानवीय रिश्तों और व्यक्तिगत संकटों में भी आती है। बीमारी, विश्वासघात या अचानक आई असफलता हमारी जीवन की उसी नाजुक परत को तोड़ देती है जिसे हमने स्थिरता मान लिया था। हमारी दुनिया की समझ असल में पतली बर्फ की एक परत जैसी है, जिसके ठीक नीचे हमेशा एक अज्ञात अराजकता मौजूद रहती है। जब रिश्तों या घर में अराजकता उभरती है, जैसे कोई गहरी नाखुशी या आक्रोश, तो हम अक्सर शांति बनाए रखने के लिए सच बोलने से बचते हैं। हम अपनी असहमतियों और छोटी छोटी सच्चाइयों को कालीन के नीचे सरका देते हैं, ये मानकर कि उन्हें अनदेखा करना ही समाधान है। लेकिन ये अनदेखी वास्तविकता गायब नहीं होती। वो अंधेरे में पलने वाले एक ड्रैगन की तरह बढ़ती है, जिसे आपकी चुप्पी से पोषण मिलता है। अंततः वर्षों की अनकही कड़वाहट अचानक बाढ़ की तरह फूट पड़ती है, जो पूरे घर और उसके आर्थिक और मनोवैज्ञानिक ढांचे को नष्ट कर देती है। समस्याओं को परिभाषित ना करने की हमारी आदत हमें सुरक्षित नहीं रखती, बल्कि भविष्य में आने वाली तबाही को अधिक घातक बना देती है।
खतरे से बचने की ये मानसिकता बच्चों को अत्यधिक सुरक्षित बनाने की ओर ले जाती है। टोरंटो विश्वविद्यालय के परिसर में सीढ़ियों पर लगाए गए स्केट स्टॉपर्स किसका उदाहरण है। इन्हें बच्चों को गिरने से बचाने के लिए लगाया गया, लेकिन वास्तव में ये उनकी क्षमता विकसित करने के अवसर को ही रोक देते हैं। बच्चे स्केटबोर्डिंग जैसे खतरनाक खेल इसलिए खेलते हैं क्योंकि वे जोखिम पर विजय प्राप्त करके सक्षमता हासिल करना चाहते हैं। उनका लक्ष्य सुरक्षा नहीं, बल्कि खुद को उस खतरे के अनुकूल बनाना है। मनोवैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अत्यधिक सुरक्षा के पीछे अक्सर एक विनाशकारी भावना छिपी होती है, जो व्यक्ति को दुनिया का सामना करने लायक मजबूत बनने से रोकती है। सक्षमता हासिल करना ही इस अराजक दुनिया में स्थिरता और सुरक्षा का एकमात्र व्यावहारिक जरिया है। यदि अराजकता से छिपना संभव नहीं है, तो हमें इस जटिल दुनिया का सामना कैसे करना चाहिए? पहला समाधान है सटीक शब्द। जब आप अपनी समस्या का स्पष्ट रूप से नाम लेते हैं, तो वो अज्ञात और डरावना धुंध का बादल एक ऐसी व्यावहारिक चुनौती में बदल जाता है जिससे निपटा जा सकता है। दूसरा समाधान है सच्ची बातचीत। ये स्वीकार करना कि आपका ज्ञान अपर्याप्त है और दूसरों के अनुभवों को इस उम्मीद में सुनना कि आप कुछ ऐसा जान पाएंगे जो आपके समय और जोखिम को बचा सके। इसी दर्शन ने सुकरात को संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बनाया, क्योंकि वे जानते थे कि उनका ज्ञान वास्तव में कुछ भी नहीं है। सावधानी से चुनी गई भाषा और सच्ची बातचीत हमारे जीवन के बिखरे हुए टुकड़ों को फिर से एक नई और बेहतर व्यवस्था में व्यवस्थित कर देती है। हमें ये स्वीकार करना होगा कि सटीकता के बावजूद जीवन हमेशा नाजुक और जोखिम भरा रहेगा। एक 3 साल का बच्चा हमेशा चोट और बीमारी के प्रति संवेदनशील होता है। यदि हम एक बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए उसके हाड़ मांस को टाइटेनियम और उसके दिमाग को कंप्यूटर से बदल दें, तो वो बच्चा नहीं बल्कि एक निर्जीव रोबोट होगा। हम उसकी नाजुकता को उससे अलग नहीं कर सकते, क्योंकि यही वो गुण है जो उसे प्रेम और अर्थ के योग्य बनाता है। इस पीड़ा से बचने के लिए खुद को किसी कृत्रिम आवरण में बंद न करें। सीधे खड़े हों, अपनी समस्याओं का सटीक नाम लें, स्वेच्छा से दुनिया का सामना करें और सबसे महत्वपूर्ण, हमेशा सच बोलें।